नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। ऋतु जायसवाल ने भाजपा ज्वाइन कर लिया। इसके बाद तिरहुत की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या आनंद मोहन के लिए भी ये दिक्कत वाली खबर है? इसको हम समझेंगे। साथ ही समझने का ये प्रयास करेंगे कि एमएलसी चुनाव की जो घोषणा हुई है उसके बाद किन नामों की चर्चा है और जीतन राम मांझी के दावे में कितना दम है जो एक सीट का वो दावा कर रहे हैं। साथ ही समझने का ये भी प्रयास करेंगे कि बांकीपुर चुनाव में क्या होने जा रहा है। क्या प्रशांत किशोर मैदान में उतरने जा रहे हैं और अगर वो उतरते हैं तो उसका असर क्या होगा? तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी परमवीर जी हैं। उन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल भाई। सबसे पहला सवाल जो है वो ऋतु जायसवाल से होगा, क्योंकि कल के दिन की सबसे बड़ी खबर ऋतु जायसवाल ही रही। वो भाजपा ज्वाइन कर लेती हैं और उसके बाद तमाम तरह के उनके बयान वान आते हैं। लेकिन हम इसको समझना इस दृष्टि से चाह रहे हैं कि जिस क्षेत्र से वो आती हैं उस क्षेत्र में भाजपा में जाने से क्या असर पड़ेगा पॉलिटिकल, और क्या आनंद मोहन के लिए ये खबर जो है बुरी खबर है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो खबर है मीडिया में सामने आने से पहले शायद ये खबर आनंद मोहन के पास पहुंच गई थी कि बीजेपी जो है वो ऋतु जायसवाल को ला रही है। और आनंद मोहन जो फटे हैं वो अचानक नहीं फटे हैं, उसके पीछे कई कारण हैं। उस एक कारण ऋतु जायसवाल भी है। और ऋतु जायसवाल तिरहुत की आपने चर्चा की, तिरहुत में मोतिहारी, बेतिया, शिवहर और सीतामढ़ी का लगभग इलाका आ जाता है। 49 विधानसभा की सीटें हैं वहाँ। शिवहर और सीतामढ़ी और मोतिहारी, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो वैश्य वोटर का प्रभाव अच्छा खासा है। वैश्य जो है बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो वहां पर वैश्यों में नाराजगी थी। देखिए, पहले आप 2024 के पहले का अगर परिणाम देखिएगा तो वहां पर बीजेपी बड़ी मार्जिन से चुनाव जीत रही थी, है ना। लेकिन 2024 में यह सीट आनंद मोहन के कारण और उनकी पत्नी के कारण बीजेपी ने छोड़ दिया, जदयू को दे दिया। अपने सीटिंग सांसद का टिकट काट कर रमा देवी का टिकट काट कर उन्होंने जेडीयू को जो वैश्य समाज से आती थी। और जैसे ही जेडीयू को टिकट मिला और लवली आनंद को वहां पर उम्मीदवार बनाया गया तो वैश्यों में एक मैसेज गया, बनिया समाज में एक मैसेज गया कि उनके नेताओं का टिकट काटा जा रहा है। ठीक है, एक नाराजगी देखने को मिली और उसी नाराजगी को भुनाने के लिए आरजेडी ने ऋतु जायसवाल को वहां पर आगे किया। बिल्कुल, और उसका असर भी दिखा, बड़ी अच्छा खासा असर भी कांटे की लड़ाई हुई। 30,000 का अंतर था हार जीत में। 4.5 लाख वोट ऋतु जायसवाल ने लाया था, समझिए। और उसी में कहा जा रहा था कि इसमें वो वोटर भी हैं जो भाजपा से नाराज है, जो भाजपा के कोर वोटर हैं। बीजेपी से जो नाराज हैं वो भी गए, जो टिकट कटने से नाराज हुए। एक आनंद मोहन की छवि है ना, बाहुबली की छवि है। और फिर जिस तरह से ठाकुर का कुआं वाला जो प्रकरण हुआ उसको आरजेडी ने हाईलाइट में रखा। तो आरजेडी ने जब उसको हाईलाइट में रखा, ठाकुर का कुआं, और जिस तरह से ऋतु जायसवाल भी मोर्चा संभाले हुई थी, बीजेपी पर हमलावर थी, तो आरजेडी का जो कोर वोटर है मुस्लिम यादव वो तो साथ में रहे ही। इसके अलावे जो पिछड़ी जातियां हैं उनका भी कुछ वोट आरजेडी के पाले में गया। वैश्यों का भी वोट, बनिया का भी जो वोट है वो ऋतु जायसवाल को गया है। लेकिन हाँ, बड़े मार्जिन में नहीं गया, क्योंकि बनिया ब्राह्मण की पार्टी मानी जाती है बीजेपी, लोग कहते भी हैं। और बनिया जो है वो बिहार में बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं। तो फिर भी अगर उनका 10% भी वोट अगर आरजेडी में चला जाता है तो ये बड़ी बात है। तो ऋतु जायसवाल को लाया गया है, वो 2029 का चुनाव सोच कर लाया गया है। 2029 के चुनाव में बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है, क्योंकि चाहती है कि बीजेपी फिर से ये सीट हमारे हिस्से में आ जाए। जदयू पहले के मुकाबले कमजोर हुई है। मतलब अब नीतीश कुमार अब नहीं कह सकते कि राजनीति में सक्रिय है, अब वो एक तरह से राज्यसभा भेज दिए गए हैं, है ना।
तो अब बीजेपी को मौका दिख रहा है कि इस सीट को फिर से अपने पाले में ला सकते हैं। इसीलिए बीजेपी चुपचाप हाँ, आनंद मोहन वाला और प्रकरण देख रमा रहे कि देवी, अच्छा है, हाँ अगर जदयू से ठीक को उधर नहीं मिलेगा ठीक तो हमारे लिए तो रास्ता एकदम साफ एकदम। है। और रमा देवी का रिप्लेस, रमा देवी महिला थी, हम्म, उनको रिप्लेस करके हम्म, रितु जायसवाल को लाया जाएगा, वो भी बिल्कुल महिला है, सारा चीज में फिट। दोनों पिछड़ी जाति से हैं, हम्म, ठीक है। इसके अलावे रितु जायसवाल की जो छवि है, साफ सुथरी छवि है, दाग नहीं है उन पे, बिल्कुल है ना। और मीडिया में जिस तरह से वो अपनी बातों को रखती हैं, माने एक बेहतरीन प्रवक्ता भी हैं रितु जायसवाल, सही बात है ना। तो बीजेपी अच्छे प्रवक्ताओं को खोजती है, और बिहार बीजेपी में तो इसकी भारी कमी है। अगर आप देखिएगा बिहार बीजेपी में किसी नेता को आप सोचिए कि कोई अच्छा बोलने वाला नेता प्रवक्ता आपके दिमाग में है बिहार बीजेपी में, जिसको आप खास करके महिला में। हाँ, महिला में जिसको आप सुनना पसंद करते हैं। महिला का, पुरुष का भी वही हाल है। सम्राट चौधरी को देखिए, वो भी लाउड ज्यादा बोलते हैं। विजय सिन्हा बोलते हैं लेकिन उतने बेहतरीन नहीं बोल प्रवक्ता पाते कहने का हैं। मतलब प्रवक्ता पद का बात नहीं हो रहा है, मतलब बढ़िया बोलने वाला बोलने वाला वक्त, मतलब वक्ता, है ना। वक्त। हाँ, वैसे तो लोग नहीं है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी का भाषण आप सुनते हैं, है ना, जिस तरह से आप और नेताओं का भाषण बीजेपी में सुनते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ का भाषण लोग सुनना पसंद करते हैं, राजनाथ सिंह का लोग सुनना पसंद करते हैं, उस तरह के वक्ता बिहार बीजेपी के पास नहीं है। तो ऐसे में अगर रितु जायसवाल आती हैं, बेहतरीन बोलती हैं, पढ़ी लिखी हैं, साफ छवि की हैं, तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आनंद मोहन क्या करेंगे, क्योंकि तो दोनों तरफ से घेराबंदी हो गया। जदयू से आप लड़ाइये लड़ रहे हैं, इधर से भाजपा आपको घेरने में लगी हुई न है। सिर्फ रमा देवी का विकल्प तैयार कर रही है, बल्कि वो आनंद मोहन का भी विकल्प तैयार कर रही है, और वो है रितु जायसवाल। तो अगर अब जदयू में आनंद मोहन नाराज है, नाराजगी अब जो है खुलकर सामने आ चुकी है, और लगभग अब माना जा रहा है कि जदयू से रिश्ता शायद आनंद मोहन का कभी भी टूट सकता और है। हमको लगता है कि जो बात आप बोल रहे थे कि आनंद मोहन को पहले से पता था कि रितु जायसवाल भाजपा में आ रही हैं, और फिर उनके बाद उनके बगावती शुरू हुए। परसों तरसों जो उनका बयान बहुत वायरल हुआ दिल्ली वाला, उसमें तो खुद जाकर के एनडीए सरकार को, केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं कि देखिए राजपूत लोगों को नहीं बनाया गया, मंत्री नहीं बनाया गया। तो ये तो साफ दिख रहा है कि वो भी बीजेपी पर भी हमलावर तो है ही। इनको लगा कि जिस तरह से राजनीति हो रही है, तो शिवहर से हो सके उनकी पत्नी का टिकट कट जाए 2029 में, या फिर कोई दूसरी जगह पर भेजा जाए उनको। तो असहज हुए, बेटा को भेज ही दिया गया। बेटा को भेजा ही गया। उन्होंने कहा ना कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने चेतन आनंद को शिवहर से नवीनगर भेजा। बिल्कुल। तो क्या फिर वही लोग जो हैं वो चाह रहे थे कि अब लवली आनंद को शिवहर से कहीं और भेजा जाए? तो इस बात का डर और आशंका आनंद मोहन को थी, तभी आनंद मोहन जो है वो फटे हैं, और आनंद मोहन अभी चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, ये तो बात रितु जायसवाल और आनंद मोहन की हो गई और उधर के राजनीति की हो गई। अब बात थोड़ा एमएलसी चुनाव को लेकर के भी कर लेते हैं, क्योंकि कल ही घोषणा हो गई कि कब चुनाव होगा, कब नामांकन होगा, तमाम चीज़ें 18 जून को वोटिंग होनी है। लेकिन इन सब के बीच में जीतन राम मांझी का एक बयान आता है, वो सम्राट चौधरी से मिलने भी जाते हैं, और उनका डिमांड है कि हमको भी एक सीट मिलना चाहिए। और याद से नहीं कह रहे, बहुत पहले से, कि एगो राज्यसभा, एगो विधानसभा, विधान परिषद हमको चाहिए। जब कोई चुनाव होता है तो वो मांगते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। हाँ, कि नहीं, हमको राज्यसभा एक और चाहिए, एक मंत्रिमंडल में एक सीट और चाहिए। एगो नहीं रोटी खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे। अब इनके पास विधायक कितना है? बहुत कम विधायक हैं। चिराग पासवान की पार्टी के पास कितने विधायक हैं? 19 विधायक हैं। और इस एक सीट को जीतने के लिए 25 विधायकों का समर्थन चाहिए। तो 25 विधायक कहाँ से लाएंगे जीतन राम मांझी, है ना। और आपके पास पहले से एक पद है एमएलसी का, बेटा, आपके बेटा संतोष सुमन जो है एमएलसी भी हैं, और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। तो आप एक बात कर रहे थे अनिकेत जी कि आपने एमएलसी का नाम कुछ बदल के बता रहे थे। एमएलसी का नाम हो गया है मेंबर ऑफ लाडला क्लब। मेंबर ऑफ लाडला क्लब। मेंबर ऑफ लाडला क्लब इसलिए कि आप देख लीजिए, नीतीश कुमार के बेटे अब एमएलसी बनेंगे, तो लाडला ये भी हो गए। फिर उसके बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे एमएलसी बनेंगे, ये भी लाडले हैं अपने पिता के, और जीतन राम मांझी के बेटे तो हैं ही। तो तीनों लाडले जो है सेट हो गए। देखिए, कभी कभी हमको लगता है ना कि ये विधान परिषद और ये जो मतलब बनाया गया है एक
उसका कोई कभी कभी मतलब नहीं निकलता है। ना ये जनता के द्वारा चुन के आते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ना इनकी कोई बड़ी भूमिका हमको नजर आती है। मतलब हमको कभी कभी लगता है कि ये जो एमएलसी और विधान परिषद बनाया गया है, ये नेताओं को एडजस्ट करने के लिए ही बनाया गया है और सिर्फ राजनीति के लिए ही बनाया मैं गया पढ़ रहा था तो संविधान सभा में जब बहस चल रही थी एमएलसी को लेकर के, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये एक ऐसी चीज़ है, हालांकि उन्होंने एक अंग्रेजी का फ्रेज का यूज किया जिसका मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो ना ज़्यादा फायदे हो जो नुकसान है, फायदा से ज़्यादा नुकसान वाला चीज़ है। देश की कुछ पार्टियां हैं जो इसका विरोध करती हैं और बहुत सारे राज्यों में नहीं हाँ, है, राज्यों में है भी नहीं। और बिहार में भी देखिएगा कोई लेफ्ट पार्टी का कोई एमएलसी आपको दिखता है क्या? वो लोग विरोध करते हैं इसका। हमको कभी कभी लगता है कि ये विरोध होना भी चाहिए। अब जितने नेताओं का बेटे हैं सब एमएलसी बन जाएंगे, है ना। जिसको चुनाव लड़ने से डर लग रहा है वो एमएलसी का पैतरा अपना ले रहा है, मेंबर ऑफ लाडला क्लब का सदस्य बन जाए। बताइए, नीतीश कुमार इतने दिनों तक चुनाव नहीं लड़े, मंगल पांडे इतने दिनों से राजनीति में थे, अब जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, सम्राट चौधरी इतने दिनों से राजनीति में था, जा रहा है, अब चुनाव लड़ रहे हैं। जो कहीं सेट नहीं होता है उसको सेट कर दीजिए। अब देखिए ना, अभी आप बता ही रहे थे कि एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए अब बीजेपी से 2 नाम थोड़े कंफर्म होते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के खाते में। देखिए टोटल 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 1 सीट जो नीतीश कुमार छोड़ के गए हैं उस पर उपचुनाव होगा। तो एक तो नीतीश के बेटे निशांत आ जाएंगे अपने पापा के जगह पर, नहीं दूसरे जगह पर आएंगे, शायद वहाँ पे कोई और रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन बीजेपी को 3 सीटें जा रही हैं, उसमें 2 नाम जो है लगभग कंफर्म हो रहा है। एक जो नाम है राजेंद्र सिंह के हैं, राजेंद्र सिंह दिनारा के हैं, चुनाव भी बीच में बीजेपी से बागी होकर चुनाव भी लड़ लिए थे, और आरएसएस के हैं, मतलब कहा जाता है कि आरएसएस के बहुत चहेते हैं राजेंद्र सिंह, राजपूत जाति से आते हैं, तो उनको बनाया जा सकता है। क्योंकि एक सीट सवर्ण का खाली हो रहा है, एक सीट पिछड़ा का खाली हो रहा है। सवर्ण मतलब मंगल पांडे जो छोड़ के गए हैं, उस सीट पर जो है राजेंद्र सिंह को भेजा जा सकता है। दूसरी सीट जो सम्राट चौधरी छोड़ कर गए हैं, है ना, उनके जगह पर सकलदेव बिंद जो हैं वो बन सकते हैं। सकलदेव बिंद मुंगेर की राजनीति में काफी सक्रिय रहते हैं। वीआईपी में थे और ये चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन जब गए चुनाव लड़ने के लिए सम्राट चौधरी तो इनको अपनी ही तरफ मिला लिया, और उन्होंने कहा भी वादा किया था, आपको भी याद होगा कि हम आपको भेजेंगे। तो अब वादा पूरा करने उसका इनाम जो है सकलदेव बिंद को मिलने जा रहा है, और इनाम जो है वो सम्राट चौधरी ही देंगे, ये खबर हमको मिल रही है। देखिए लेकिन बाद में क्या हो जाएगी अलग बात है, ये लेकिन भी बात है, वादा कितना पूरा होता है पॉलिटिक्स में वो अभी चर्चा में है। वादा कितना पूरा होता है पॉलिटिक्स में वो तो सबको पता ही है। सवाल जो है बांकीपुर चुनाव को लेकर के भी करेंगे, क्योंकि जब ये सारे चुनाव निपट जाएंगे तो फिर बांकीपुर का उपचुनाव भी आएगा, क्योंकि नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद सीट खाली हो गई है। तो अब चर्चा इस बात की चल रही है, हालांकि अभी बीजेपी और बाकी पार्टियों की तरफ से, आरजेडी की तरफ से कोई बहुत नाम चर्चा में है, लेकिन प्रशांत किशोर का नाम चर्चा में आ गया कि जन सुराज से हो सकता है प्रशांत किशोर लड़ जाए। तो शुरुआत हम लोगों के संपादक सर खिलाड़ी सर ने की थी, उन्होंने कहा था कि हाँ प्रशांत लड़ेंगे, चर्चा है, और हमको लग रहा है कि प्रशांत लड़ेंगे जो सरकार है, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन सुराज, वो अभी से तैयारी में लग गई है। अब बांकीपुर में नुक्कड़ सभा हो रहा है, बिल्कुल बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। बांकीपुर में नुक्कड़ सभा हो रहा है, जो जनसुराज के जो नेता हैं उनको बांकीपुर में एक्टिव कर दिया गया है कि आप लोग अभी से जनता से संपर्क करें, और वो लोग कह भी रहे हैं कि एक के परिवार के साथ कब तक रहिएगा। अनूप मैथिल की बात कर रहे हैं, उसका वीडियो वायरल, अनूप मैथिल जो कि पहले मिथिला स्टूडेंट यूनियन में थे, वो अब जनसुराज में जुड़े हैं, कि विंग भी बनाकर उनको शायद अध्यक्ष बनाया गया है। तो अनूप मैथिल जो हैं वो माइक लेके घूम रहे हैं, वो हाथ में वो स्पीकर लेके, और पूरा नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जनसुराज वहां से चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी, लेकिन अब अंतिम फैसला प्रशांत को करना है। प्रशांत अंतिम समय में फैसला लेते हैं, वो पहले देखते हैं, पहले माहौल को समझते हैं, फिर उसके बाद वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये फैसला करेंगे। और हमको लगता है ये माहौल अभी बनवाया ही जा रहा है कि आप इस तरह का माहौल बनाइए कि पीके लड़ेंगे, और फिर उस माहौल का जो पूरा निचोड़ निकलेगा, आकलन निकलेगा, उसके बाद तय होगा कि हमको लग रहा है कि अगर प्रशांत लड़ते हैं, खुद उम्मीदवार बनते हैं,
तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस यानी कि महागठबंधन का समर्थन मिल सकता है, क्योंकि पिछले कई दशक से यहाँ पर महागठबंधन चुनाव नहीं जीत पाई है। कांग्रेस ने भी कई बार प्रयास किया, आरजेडी ने भी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। मुझे लगता है सामने से ना सही बैक से में भी हो सकता है कि मान लीजिए कि ऐसा उम्मीदवार खड़ा कर देंगे, डमी उम्मीदवार, हाँ है ना, बहुत तरीके से होता है। आपको तो देखिए समर्थन कर सकते हैं, बैकडोर से भी करते हैं, क्योंकि अगर महागठबंधन लेकिन एक किला तोड़ पाना आसान है? आसान तो नहीं, आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो समीकरण है और शहरी क्षेत्र आपको भी पता है कि शहरी क्षेत्र जो है, नितिन नवीन की पकड़ भी बहुत मजबूत है। 200 रुपए पेट्रोल भरा लेंगे लेकिन बीजेपी को वोट देंगे। समझ लीजिए बात को, आप भी हंस रहे हैं, कई वीडियो है, सब शहरी क्षेत्र के लोग हैं। आपको गांव में अंधभक्त नहीं मिलेंगे, समझिए, पार्टी के किसी भी पार्टी के अंधभक्त गांव में कब मिलेंगे, थोड़ा तेज मिलेंगे, लेकिन शहर के लोग मतलब इतना न्यूज कंज्यूम करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। देखिएगा 2015 के चुनाव में बीजेपी की बुरी तरह से हार हुई थी, जब महागठबंधन बना था, नीतीश कुमार साथ में थे, तो बीजेपी सिर्फ शहरी क्षेत्रों में अपना सीट बचा पाई थी, और चंपारण का इलाका था जहां पर बीजेपी को थोड़ी बहुत सीटें मिली थी, नहीं तो लगभग हर जगह से बीजेपी हार चुकी थी चुनाव। तो पटना शहर ऐसा शहर है जहाँ पर बीजेपी का एकदम कोर वोट है, मेयर भी बीजेपी का है, सारा विधानसभा बीजेपी के पास है, दोनों एक सांसद बीजेपी के, पहले तो दोनों थे, लेकिन पाटलिपुत्र कैसे कैसे इस बार बीजेपी के हाथ निकल गया। तो पटना के बांकीपुर, मतलब पटना का हृदय है बांकीपुर, बांकीपुर को ढहा लेना इतना आसान नहीं। बांकीपुर को ढहाना सही में इतना आसान नहीं है, लेकिन देखते हैं कि प्रशांत किशोर कितना ज़्यादा दम उसमें लगा करके प्रयास करते हैं, क्या खुद चुनाव में उतरते हैं, नहीं उतरते हैं। बाकी भी तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की है, एमएलसी चुनाव को लेकर के, जीतन राम मांझी के बयान को लेकर के, और साथ ही साथ आनंद मोहन और ऋतु जायसवाल वाले प्रकरण को लेकर के भी हमने बातचीत की है। तमाम सारे विषयों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।